चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर चोट करती है। मार्कंडेय जी की लिखी दूध और दवा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ख्याली सपनों की दुनिया और हमारी उस कड़वी खुरदरी हकीकत के बीच होने वाले टकराव का एक बहुत ही सटीक आईना है। अक्सर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं ना, पर आज हम इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि इसके भीतर आखिर कौन सा दर्द छुपा है। आइए कहानी की एक ऐसी लाइन से शुरुआत करते हैं जो अंदर तक झकझोर देती है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूँ। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई आम वाक्य नहीं है। इस एक छोटे से वाक्य में घुटन, एक खामोश दर्द और उस दबी हुई पीड़ा का पूरा समंदर बह रहा है जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अब सवाल उठता है कि ये ज्वालामुखी आखिर फटेगा क्यों नहीं? और बस यही एक सवाल हमें इस कहानी के बेहद गहरे जज्बाती भंवर में खींच लेता है। भाग 1, नई कहानी आंदोलन, हिंदी साहित्य में क्रांति। इस कहानी के असली दर्द को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नई कहानी आंदोलन प्रेमचंद के बाद के दौर का वो समय था जब लेखकों ने तय किया कि बस अब और रोमानी या हवा हवाई कहानियां नहीं। उन्होंने पुराने बने बनाए ढांचों को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस दौर की कहानियों में सिर्फ आदर्शवाद या कल्पनाओं की उड़ान नहीं बची थी, इसकी जगह ले ली थी मध्यम और निम्न वर्ग के जीवन की उन कच्ची, बिल्कुल बिना लाग लपेट वाली आम सच्चाइयों ने, जिन पर उस समय तक किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। और इसी बेहद क्रांतिकारी नई कहानी आंदोलन की शुरुआत करने वालों में सबसे आगे थे लेखक मार्कंडेय। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण उनकी इसी बेहद चर्चित और बिल्कुल निजी सी लगने वाली कहानी दूध और दवा पर ही केंद्रित है। इस कहानी के जरिए हम उन छोटे छोटे घरेलू और मानसिक द्वंद्वों को, यानी दिमाग के अंदर चलने वाली उस जंग को बहुत करीब से महसूस करेंगे। भाग 2, यथार्थ बनाम पलायन, नायक की दुविधा। और ये काफी शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि कैसे इस कहानी में एक बेहद गहरी खाई मौजूद है। एक तरफ पति है जो अपनी ही ख्याली दुनिया में जीता है। वो सपने बुनता है कि उसकी बेटी फ्रेंच सीखेगी, एक बड़ी पेंटर बनेगी, बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल जाएंगे। पर दूसरी तरफ पत्नी का वो कठोर, चुभने वाला यथार्थ है। उसका सच क्या है? दिन भर के काम की तोड़ देने वाली थकान, बच्ची की सूजी हुई और बीमार आंखें और उस रोते हुए बच्चे के लिए दूध का किसी भी तरह इंतजाम करने की बेचैनी। देखा जाए तो ये हवाई सपनों और जमीन की हकीकत का एक बहुत ही खतरनाक विरोधाभास है। अब पति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे इस लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहता है, मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूँ इनका? देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। इन शब्दों में कितनी लाचारी है ना। नायक अपने असली जीवन से कटकर अपने ख्यालों और लेखन की दुनिया में छिप जाना चाहता है, लेकिन परिवार की जो तुरंत की तकलीफें हैं, जो भूख है, वो उसे बार बार खींचकर इस कठोर, बेरहम दुनिया में ला पटकती हैं। कहानी में एक बहुत ही कमाल का रूपक इस्तेमाल हुआ है, मकड़ी का जाला। ये जाला दरअसल नायक के उस आदत को दर्शाता है जहां वो अपने ही दार्शनिक ख्यालों और अत्यधिक सोच विचार में पूरी उलझ उलझकर रह जाता है। वो खुद मानता है कि ख्यालों का जाला बुनने तो लगता है, लेकिन उसमें कभी कोई शिकार नहीं फंसता। मतलब कोई ठोस समाधान या व्यवहारिक रास्ता नहीं निकलता। असली जिंदगी में कुछ करने की जरूरत है, पर वो बस अपने दिमाग के इस जाले में ही अटका रहता है। भाग 3, जीवन यापन की कीमत, अमूर्त को धरातल पर लाना। 30, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए। ये एक छोटा सा नंबर पूरी कहानी को अचानक आसमान से सीधे कठोर जमीन पर ला पटकता है। ये कोई आम सा आंकड़ा नहीं है, ये एक छोटी सी बच्ची के पूरे महीने के दूध की कीमत है। और यही 30 रुपए इस कहानी में उस भयंकर मानसिक तनाव और आर्थिक लाचारी का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। सोचकर देखिए, पति के वो सारे बड़े बड़े हवाई सपने इस एक छोटी सी पर सबसे जरूरी बुनियादी जरूरत के आगे कितने बौने, कितने छोटे लगने लगते हैं। यहाँ पत्नी की सोच में एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना छिपी है। उसका मानना है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। उसका नजरिया पूरी तरह से व्यवहारिक है। पति की वो बड़ी बड़ी बातें, उसका साहित्य, उसकी कला, पत्नी के लिए इन सब का क्या मोल है? कुछ नहीं, जब तक कि उनसे पेट भरने और जिंदा रहने के लिए थोड़े पैसे ना आ जाएं।
क्योंकि आखिर में वही पैसा उस जलते हुए उबलते हुए दिल को शांति दे सकता है। भाग 4, मूक पीड़ा के रूपक, भीतर का ज्वालामुखी। अब जरा पत्नी के मन के अंदर चल रहे इस तूफान को सुनिए। वो अपने आप से कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घावों की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये लाइन सच में पूरी तरह झकझोर कर रख देती है। ये दिखाती है कि उस अकेली औरत के अंदर कितनी भयंकर थकान है, कितनी घुटन है। पति के उन खोखले आदर्शों के खिलाफ उसके अंदर कितना बड़ा गुस्सा भरा है जिसे बाहर से कोई देख नहीं सकता। वो अंदर की उस तकलीफ को बाहर भौतिक रूप से दिखाना चाहती है ताकि कोई तो उसके दर्द को समझे। लेकिन इन सब के बाद भी नायक के दिमाग में एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल उठता है। ये ज्वालामुखी, पत्नी के सीने में बरसों से दबा ये क्रोध का भयंकर ज्वालामुखी, आखिर कभी भड़केगा क्यों नहीं? और इसका जवाब मिलता है हमारी जिंदा रहने की जरूरतों में। पति रोज जो थोड़ा बहुत कमाकर घर लाता है ना, वही उस ज्वालामुखी को फटने से रोकने के लिए एक कूलिंग एजेंट या ठंडे पानी का काम करता है। परिवार का पेट भरने की जो मजबूरी है, जिंदा रहने की जो आग है, वो उस औरत को अपना सारा का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें चुपचाप पी जाने पर मजबूर कर देती है। भाग 5, दूध, दवा और इंसानियत, व्यापक सामाजिक टिप्पणी। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि ये कहानी सिर्फ उस एक कमरे या एक पति पत्नी के झगड़े तक रुकती नहीं है। लेखक इसको जमाने के उन सभी दबे कुचले लोगों की साझी त्रासदी से जोड़ देता है। वो चुपचाप घरेलू थकान सहने वाली औरतों की तुलना सीधे उन मजदूरों से करता है जो अपने मालिकों का भारी बोझ ढोते हैं। उनके अंदर का जो गहरा गुस्सा और विद्रोह है, उसे बस दबा दिया जाता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि पूरे सिस्टम से लड़ने के बजाय उन्हें किसी तरह थोड़ा सा दूध और दवा मिल सके। लेखक ने यहाँ काफी तटस्थ होकर ये बताया है कि समाज का वर्ग संघर्ष और घर के अंदर की लैंगिक असमानता, ये दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं। एक तरफ पूरा सिस्टम है जहां मजदूर अमीरों की सेवा कर रहे हैं और पत्नियां गरीबी और घरेलू बोझ को ढो रहे हैं, और बदले में इनको मिलता क्या है? बड़ा ही दयनीय प्रतिफल, बच्चे की आंख की दवा, थोड़ा सा दूध, यानी सिर्फ उतना जिससे इनकी सांसें चलती रहें। शोषित वर्ग को सिर्फ बुनियादी जरूरतों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर रखकर ही उन्हें नियंत्रण में रखा जाता है। और ठीक यही बात नायक को अंदर तक तोड़ देती है, उसे गहरी निराशा में धकेल देती है। वो कहता है, मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के माणे की दवा, या उसके दूध के लिए। ये आखिरी शब्द बताते हैं कि इंसान की नियति कितनी बेबसी से भरी हुई है, जहां इंसानियत और हक की लड़ाई को सिर्फ चंद रुपयों की दवा और दूध के लिए हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या रोटी, कपड़ा और दवा की ये सख्त जरूरत इंसान के अंदर पल रही मानवीय विद्रोह की आग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देती है? दूध और दवा की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ये साहित्य का एक ऐसा आईना है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने उस दौर की असलियत और कहानियों को थोड़ा और गहराई से समझने की उत्सुकता को बढ़ाया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।